नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे लोन के बाजार पर और देख लेते हैं आज का कुछ खास रहने वाला है। व्यूअर्स की तरफ से जो क्वेरीज हैं जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं, सिबिल स्कोर सेंट्रिक सवाल है। एक इंडिविजुअल उसको चेक करना चाह रहे हैं, कैसे उसके तहत तो आगे बढ़ सकते हैं अपने स्कोर कार्ड को देखते हुए। वहीं पर लोन चाहिए एक इंडिविजुअल को, और वो लोन एग्जैक्टली जो है वो प्लॉट जो लैंड स्पेसिफिकली है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और एग्रीकल्चर लैंड है, उसके लिए उसके अगेंस्ट वो लोन लेना चाह रहे हैं। इसको चेक करेंगे। और होम लोन सेंट्रिक भी सवाल है। इनिशियली इन प्रश्नों को शामिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो कई और सवाल हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल भेज सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो क्योंकि आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर, आप पहले कर जरूर लिखेगा, उसके बाद डिटेल्स हमें 57575 पर आप SMS कर सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिल्ली से है, वैभव शर्मा जी का प्रश्न है। आपका स्वागत है वैभव। आपने मेंशन किया है ये सिबिल स्कोर सेंट्रिक। आपका सवाल प्लीज बताइए आप। गुड इवनिंग, मैं वैभव शर्मा बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली से। यस प्लीज मेरा बताइए। क्वेश्चन रिगार्डिंग सिविल है। सिविल में मेरा पर्सनल स्कोर 728 है। नॉर्मली मैं जानना चाहता हूँ कि जो सिविल की रेटिंग होती है उसके अंदर एवरेजली गुड स्कोर क्या होता है। जिस तरह से जो आपने SMS के जरिए भेजा था, वो आपने 826 मेंशन किया था, जो SMS के जरिए आपने भेजा था। हाँ जी। अभी आपका स्कोर 826 ही है। आप कितना बता रहे हैं अभी आप? 728 है। जनरली क्लोज टू 900 जितना रहता है उसको अच्छे स्कोर्स में काउंट किया जाता है। आपका पीछे रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में रहा है, मतलब आप शेयर कुछ कर सकेंगे? कुछ पहले क्या किसी प्रकार से कुछ इश्यूज रहे हैं, कभी कोई लोन लिया हो या वैसे अदरवाइज कोई प्रॉब्लम रही हो पहले? सिर्फ क्रेडिट कार्ड का इशू था, कुछ पेमेंट का ड्यू था 1500 रुपए का, तो वो हमने सेटलमेंट कर लिया था। मेरा स्कोरिंग लास्ट ईयर वाज 626। राइट। उसके बाद हमने पेमेंट स्टेटस अपना ओके रखा, 720 तक हम ग्रो कर चुके हैं। तो मैं जानना चाहता कि ये एक एवरेजली गुड स्कोर है या और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें हम जिस तरह से अभी बलवंत साहब आज हमारे साथ उनको ज्वाइन करना था, वो भी मौजूद नहीं है, लेकिन सब हम आपको बताते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जिनके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं, और उनसे संपर्क स्थापित भी हो गया है, क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। इसमें अगर आप एक अच्छे कस्टमर के फॉर्मेट में डील करते हैं तो ना केवल उस बैंक के साथ, बाकी भी आगे चलते हुए इसमें स्टेप बाय स्टेप अपने जो पूरा रिपोर्ट रहती है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी की जा सकती हैं, और जो स्कोर आपका भी है उसमें आगे चलते हुए उसमें इजाफा भी हो सकता है। बलवंत साहब, आप कैसे बताएंगे ये स्पेसिफिकली जहाँ तक सिबिल स्कोर जो इंडिविजुअल्स ऑनलाइन एक्सेस करते हैं और इन्होंने जब चेक किया, ये इसमें चाह रहे हैं कैसे और इम्प्रूवमेंट करें, इसको और कैसे स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ये एक प्रोसेस पूरा है, इसमें कैसे आप कदम दर कदम इनको आप हेल्प करेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, मैं अगर स्क्रीन पे प्रश्न बराबर देख पाया हूँ तो इनका जो सिबिल का स्कोर है वो 826 के आसपास है। तो 826 का स्कोर मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्कोर है। नहीं बलवंत साहब, इनफैक्ट 826 तो अच्छा स्कोर है, लेकिन जो इन्होंने प्रश्न पहले भेजा था वो 826 था। अभी ये बता रहे हैं वो 730 के आसपास है। तो इनफैक्ट उससे सेंट्रिक हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि नो डाउट ये स्कोर तो अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली इनका स्कोर उससे कम है। तो उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने बताया भी कुछ इश्यूज रहे हैं सौरभ जी। हाँ, तो एक ही देखिए, ऐसा है कि जैसे हर एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की इंटरनल गाइडलाइंस में कोई स्टैंडर्ड जैसे स्कोर माना जाता है, पर नॉर्मली किसी का अगर स्कोर 750 के ऊपर है तो वो अच्छा माना जाता है। और सिबिल के जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से जो जितने भी लोन सैंक्शन हुए हैं उसमें 80% जो लोन है वो 750 से ज़्यादा की स्कोर वाले हैं, जो क्रेडिट स्कोर वाले हैं। अभी इनका तो 750 से कम स्कोर है। तो स्कोर इम्प्रूव करने के लिए इनको जो भी लोन अगर लिया हुआ है उसको टाइम पे पेमेंट करना चाहिए, पर चूंकि उनको स्कोर ही कम है तो उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी लेने में तकलीफ होगा। तो उनको कोई भी सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, जैसे FD के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या जैसे मूवेबल असेट्स जैसे फाइनेंशियल असेट्स है, यूनिट्स है, NSC है, या जैसे जो अच्छी पेडअप वैल्यू वाली। बलवंत साहब, जैसे किसी सिक्योर्ड एसेट के अगेंस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम FDs वगैरह की बात करें, उसके अगेंस्ट लें और फिर उससे इनको लेने में भी आसानी होगी, एंड मोर ओवर फिर उसको जिस तरह से अगर एक अच्छे कस्टमर के फॉर्मेट में उसको टाइमली रीपे करते हैं और एक पूरा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, तो ये पूरा एक लंबा सफ़र रहता है। मतलब इस तरह से ये प्रूव कर सकते हैं कि एक अच्छे कस्टमर हैं, और फिर स्लोली एंड स्टडीली जब रिव्यू होगा तो वो उसमें ये खुद ही देखेंगे स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा है।
सही बात है, पर बहुत ये जो क्रेडिट स्कोर है वो रिपेयर करना है, बहुत पेनफुल और लंबी प्रोसेस है। तो उनको एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल तो वेट करना पड़ेगा, मतलब बिना कोई सिक्योरिटी के लोन लेने में। राइट। बलवंत साहब, अगला प्रश्न पुणे से है, विनीत मोरे जी का ये प्रश्न है, वो इस समय लाइन पर हैं। विनीत साहब, आपका स्वागत है। हम देख रहे थे, आपने मेंशन किया कि आपका ये एग्रीकल्चर लैंड है जिसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाह रहे हैं। ये लैंड किसके नाम पर है? सर वो मेरे फादर के नाम पे है। मेरा नाम विनीत मोरे है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्योंकि कृषि भूमि है, आपने अपने आसपास कोई बैंक से वहां संपर्क किया है? क्या आपको बताया गया है? कुछ आपने चेक किया अपनी तरफ से? नहीं, मुझे मतलब एक एजेंसी के पास गया था, उन्होंने कहा था कि सब तरफ से लोन हो जाता है, मतलब वो सब, मतलब खेती हो या कुछ भी ओपन लैंड हो, उस पर लोन निकाल के दे देते हो। आपने क्या कहा, आप कहाँ गए थे? एक एजेंसी के पास गए थे, एक एजेंट था, तो उन्होंने नहीं, आप डायरेक्टली आप बैंक में गए थे? सीधा बैंक में गए आप क्या? प्राइवेट फाइनेंस भी है, तो उसमें से निकाल के दे दूंगा तुम्हें। नहीं, आप एजेंट की हम बात कर रहे हैं। आप क्या डायरेक्टली खुद, मतलब सीधे बैंक में गए हैं? हाँ, बैंक में गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं देते। नेशनलाइज्ड बैंक में गया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो जिस तरह से यही हम आपसे जानना चाह रहे थे, आपको फीडबैक क्या मिला बैंक की तरफ से? बलवंत साहब, जिस तरह से ये कह रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें मतलब काफ़ी इश्यूज रहेंगे, मतलब काफ़ी ये कठिन है उसके अगेंस्ट, और ये लैंड की बात कर रहे हैं लोन लेने की। आप कैसे इनको राह दिखाते हैं? मतलब ये एक आसान राह नहीं है जो ये प्लान आउट कर रहे हैं, फिर भी आप कैसे दिखाएंगे इन्हें? देखिए विनीत जी, ऐसा है कि जो बैंक्स वगैरह जो लैंड करती है वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सामने लैंड करती है। नॉर्मली कोई प्लॉट वगैरह के सामने लैंड नहीं करती है। बैंक अगर लैंड करती है तो वो आपको अगर कोई प्लॉट खरीदना हो उसके लिए जरूर लैंड करती है, परंतु प्लॉट के सामने आपको लैंड नहीं करती है। और आपका तो एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो मेरे हिसाब से मुश्किल है आपको ये लोन वगैरह मिलना है उसके सामने। राइट। तो इस तरह से, अच्छा, अगर हम बलवंत साहब ये इनके केस में, मतलब जैसे ये खुद ही बैंक है और इनको वहाँ मना किया गया है, तो मतलब आसान नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम वैसे भी प्लॉट के, जैसे आप मेंशन कर रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टी अगेंस्ट तो लोन मिलने में हम देखते हैं बैंक सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, लेकिन वैसे भी अगर बेशक रूरल बेल्ट में ना हो, अर्बन एरियाज़ में भी प्लॉट्स हों, तो तब भी क्या बैंक हम देखते हैं जो लेंडर्स रहते हैं उनका कंफर्ट लेवल इतना नहीं रहता, वो सब पहलू चेक करना चाहते हैं एज अगेंस्ट कोई और प्रॉपर्टी हो। ये भी इस तरह से भी ये वर्क करता है, क्योंकि लोन अगेंस्ट प्लॉट के लिए लोग जो बढ़ते हैं, कैसे आप उनको समझाना चाहेंगे? देखिए, नॉर्मली एक तो प्लॉट में क्या एनक्रोचमेंट का प्रॉब्लम भी होता है, तो कोई भी जो लेंडर है वो नॉर्मली लोन मिलता ही नहीं प्लॉट के सामने। प्लॉट आप खरीद रहे हैं और उस पर अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो बैंक आपको जो कंपोजिट लोन, होम लोन बोलती है, वो देते हैं। पर प्योर जो प्लॉट आपके पास है और अगर उसके सामने आपको लोन लेना है तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। परंतु अगर कोई आपके बगल में कोई कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हो तो वहाँ अगर अप्रोच करें तो वो, अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह जानते हो तो हो सकता है वो आपको लैंड करेंगे। पर जो रेगुलर बैंकिंग चैनल है उसमें से तो मिलना मुश्किल है मेरे हिसाब से। राइट। तो विनीत साहब, इस तरह से पूरा वर्क करता है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, जो कि मेल के जरिए है। ये प्रश्न आया है चंडीगढ़ से, आई स्क्रीन पर लेते हैं। ये होम लोन में मार्जिन मनी सेंट्रिक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी तरफ से क्वेरी है। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं तो सुनील कुमार साहब, जो इनफैक्ट पूरी कॉस्ट है जो ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं 13.5 लाख की, लेकिन ये जो होम लोन की बात कर रहे हैं 15 लाख की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट 100% से भी ज़्यादा ही लेना चाह रहे हैं। ऐसे तो ये वर्क नहीं करता है बलवंत साहब, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट 20 लाख से कम है। तो अगर बाकी सारे फैक्टर्स क्लियर हों, अगर इनके साथ कोई और इशू इन्वॉल्व नहीं है और हम मानते हैं सब कुछ क्लियरली और स्मूथली आगे बढ़ता है, तो इन दैट केस भी 90% राउंड अबाउट ही मैक्सिमम इनको मिल पाएगा। तो ये जो सोच रहे हैं, मतलब इस सोच को आप किस तरह से इनके समक्ष रखेंगे? मतलब कैसे बढ़ना चाहिए, जो रूल्स एंड जो गाइडलाइंस क्या कहती हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो होम लोन 100% होम लोन के तो दिन लग गए। एक टाइम था जब IDFI बैंक आपको 100% होम लोन देती थी, परंतु अभी जैसे RBI की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर 20 लाख से कम तक का वैल्यू का आपको होम लोन चाहिए तो आपको 90% मैक्सिमम लोन मिलेगा। 10% तो कम से कम आपको आपका खुद का मार्जिन मनी फंड करना पड़ेगा। और इसके अलावा RBI की और अभी गाइडलाइंस है जिसके तहत जो भी बैंक्स हैं वो जब लैंड करते हैं तब जो वैल्यू है उसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है
उसको कंसीडर नहीं कर सकती। तो इनको एक तो 10% जो प्लॉट जो ये अपना लोन है, जो प्रॉपर्टी है उसका 10%, और इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन है उसका 100% अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। तो 100% होम लोन तो उनको जितने प्रॉपर्टी की वैल्यू का जितना लोन चाहिए उतना तो मिलने का कोई चांस नहीं है। इनको कम से कम 10%, और जैसा मैंने बताया स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन का पूरा पैसा निकालना पड़ेगा अपनी जेब। एब्सोल्युटली। तो सुनील साहब, इस तरह से ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और बाकी मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिन मनी आपको भी पुल इन करनी पड़ेगी। और कहीं ये प्रॉपर्टी 20 लाख से अधिक की होती है बलवंत साहब, तो इनफैक्ट फिर तो 20% राउंड अबाउट 15 से 20% तब उस केस में, अभी तो 10% की बात हो रही है, तो उन केसेस में तो 15 से 20% राउंड अबाउट मार्जिन मनी रहेगी। नहीं, अगर लोन अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है, मतलब ये प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं, लोन अमाउंट पर डिपेंडेंट है। अगर लोन अमाउंट आपका 20 लाख से ज्यादा है तो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का जो 20% है वो कम से कम फंड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपको 80% तक ही मिल सकता है लोन। राइट। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, ब्रेक के उस पार कई और प्रश्न हैं। बेस रेट से संबंधित सवाल है, इसका हम जायजा लेंगे। एजुकेशन लोन में टैक्स इम्प्लीकेशन जो इंटरेस्ट में जो राहत मिलती है उसमें वो प्रीपे करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल, तो इसमें किस तरह से वो वर्क करेगा उस पर जानना चाह रहे हैं। और बिजनेस एक हमारे पास क्वेरी आई, एक जो इंडिविजुअल सेटअप करना चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस, उसके लिए उनको लोन चाहिए, इसका पूरा प्रोसेस, इसको भी हम टटोलेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। वेलकम बैक। आज बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। अगला प्रश्न अब हम शामिल करते हैं जो कि बेस रेट सेंट्रिक सवाल है। चंडीगढ़ से नरेश जी लाइन पर हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। प्लीज बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं बेस रेट से संबंधित आपने सवाल। वेरी गुड इवनिंग, माय सेल्फ नरेश कुमार फ्रॉम चंडीगढ़। जी, एक्चुअली मैंने 15 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है इलाहाबाद बैंक से। जी। तो उसकी अभी बेस रेट पहले जब हमें मिला था लोन तो 10.75% बेस रेट था जी। तो वो मई में घट गया था, वो हो गया 10.50 जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो जैसे बेस रेट कम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी EMI कम होगी या वो इंटरेस्ट की जो रेशो है वही कम होगी सिर्फ? इसमें आप अपना बता पाएंगे आपकी एज कितनी है नरेश जी? मेरी एज 34 है सर। ओके, आपको कितना समय हुआ ये लोन लिए? अभी मैंने दिसंबर में लिया था सर ये। राइट, क्योंकि इसमें जैसे आप बता रहे हैं बेस रेट कम हुआ। बेस रेट वो रेट जिसके नीचे बैंक लेंड नहीं कर सकते हैं। बलवंत साहब, अगर ये जैसे कह रहे हैं EMI, बैंक सोचता है टेन्योर भी घटा दें, मतलब राहत उस फॉर्मेट में भी दी जा सकती है? देखिए नरेश जी, ऐसा है कि बेस रेट कम होने पे या बढ़ने पे आपका EMI बढ़ेगा या टेन्योर घटेगा बढ़ेगा, वो मुख्यतः डिपेंड करता है कि जो आपका एग्रीमेंट है उसमें क्या लिखा है। तो मेरा सुझाव है आपका एग्रीमेंट देख लीजिए तो उस आपको आइडिया जाएगा। पर नॉर्मली जब रेट कम होती है तो बैंक्स EMI को के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है, परंतु आपका जो टेन्योर है वो अपने आप कम हो जाता है। पर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब रेट बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, और अगर जो टेन्योर है, जो बैंक है ना, वो एक्सटेंड कर सकती है आपका टेन्योर, परंतु अगर आपका टेन्योर अगर रिटायरमेंट की एज के बियॉन्ड जाता है तो बैंक के पास आपकी EMI बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो EMI है वही आपकी एग्जिस्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सर्विस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में भी बैंक आपका जो है वो EMI बढ़ा देगी। राइट। अच्छा, जिस तरह से बलवंत साहब हमने देखा ये बेस रेट में जो स्विच हुआ था BPLR से, ये ऑलमोस्ट 2010 जुलाई राउंड अबाउट ये जब हमने देखा स्विच हुआ, इसमें आप बाकी व्यूअर्स को किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्योंकि बेस रेट सेंट्रिक कई बार सवाल आते हैं, क्योंकि अभी जब रिजर्व बैंक की तरफ से सिग्नल मिला था और बैंक्स ने बेस रेट में अब कमी की, क्योंकि कहा जा रहा था लेंडिंग रेट्स में जब कमी होती है तो नए कस्टमर्स को तो जो बेनिफिट होता है, लेकिन बेस रेट कम हो तो एग्जिस्टिंग को भी उस तरह से उसको पास ऑन करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस, जिस तरह से जो प्रणाली वर्क करती है, ये थोड़ा व्यूअर्स के समक्ष रख सकें, फिर अगले क्वेरी की तरफ मूव करेंगे। देखिए ऐसा है, बेस रेट जैसे आपने बताया वो रेट है, उसके नीचे बैंक किसी को भी लैंड नहीं कर सकती। पर इसके अगेंस्ट जो पहले प्राइम लैंडिंग रेट हुआ करता था उस पर वो बैंक एक रेट स्पेसिफाई कर देते थे, पर उसमें अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग क्रेडिट प्रोफाइल वाले को अलग अलग डिस्काउंट मिलता था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। जो बेस रेट का जो रेजिम है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको
जो बेस रेट है, बेसिक फ्लोर रेट है, उससे कितना ज़्यादा रेट आपका लग रहा है। तो जब बैंक आपको लैंड करती है तो एक स्प्रेड देती है कि जो बेस रेट प्लस 0.5%, बेस रेट प्लस 0.75%। तो जैसे ही बेस रेट कम ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही आपका जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज हो जाएगा। वो पीएलआर जो थी उसमें नहीं होता था। तो अभी तो खैर वैसे सब लोग बेस रेट पे ही ले रहे हैं, बैंक पीएलआर पे दे भी नहीं सकती, पर जो लोग पीएलआर में है वो भी मेरा तो सजेशन रहेगा कि वो बेस रेट में शिफ्ट कर दें। जी, तो ये इस तरह से प्रोसेस वर्क करता है। आइए अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये एजुकेशन लोन से संबंधित सवाल, प्रश्न दिल्ली से रीटा सिंह जी का, और प्रश्न एसएमएस के जरिए स्क्रीन पर आइए लेते हैं। इन्होंने मेंशन किया 4 लाख का इन्होंने एजुकेशन लोन लिया एमबीए के लिए, अभी एक जगह जॉब कर रहे हैं एमएनसी में, और अब उसको भी प्रीपे करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। अब इसमें टैक्स बेनिफिट जो इनको, इनफैक्ट इसका जो इंटरेस्ट था जिस पे इनको टैक्स पे राहत मिल रही थी सेक्शन 80E के तहत, उस पर जानना चाह रहे हैं। बलवंत साहब, अगर जिस तरह से इसके अंदर जो हम देखते हैं वैसे काफ़ी इजी टर्म्स कंडीशंस पर एजुकेशन लोन मिलता है, इसकी रीपेइंग भी आसान रहती है, लेकिन ये जो राहत मिल रही थी अगर जिस तरह से प्रीपे कर देंगे फिर वो टैक्स में बेनिफिट तो उस प्रकार से इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने तो उसको फिर प्रीपे ही कर दिया। तो वो पूरा किस तरह से फिर ये वर्क करते हैं प्रोसेस इस केसेस में? गौरव जी, आपने तो प्रश्न का जवाब ही दे दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो 80E सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें जो आप एजुकेशन लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उस पर ही राहत है। जो आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं उस पर कोई राहत नहीं मिलती है। तो और जो भी इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसी साल का इंटरेस्ट हो, तो ये पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलता है। तो अगर ये जैसे प्री पेमेंट करना चाहती हो तो इनका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट बंद होने के बाद आगे इनको कोई भी 80E का जो डिडक्शन है वो बंद हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं। परंतु अगर ये लोन कंटिन्यू रखती है तो जितना भी साल दर साल इंटरेस्ट पेमेंट करती है उसका इनको इनकम टैक्स 80E में बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अदरवाइज एजुकेशन लोन को लेकर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हम देखते हैं इसमें अट्रैक्टिव ऑफर्स भी रहते हैं और काफ़ी कुछ ऑफर किया जा रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली जहाँ तक आपने टैक्स की बात की है उस फ्रंट पर जो वर्क करता है उसकी डिटेल स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं और आपके समक्ष रखी भी गई हैं। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जिस तरह से आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन के बाजार पर, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है, शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर, और एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो कार्ड्स लिखते हुए डिटेल्स 57575 पर एसएमएस कर दें। होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन सेंट्रिक जो भी सवाल हों हम इस तरह से लोन के शो में इंक्लूड करते हैं। तो प्रश्नों का और सुझावों का इंतजार रहेगा। जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है। अगला प्रश्न पटियाला से है। इस समय हमारे साथ गुरप्रपाल सिंह लाइन पर हैं। सिंह साहब नमस्कार। आपने मेंशन किया है आप जिस तरह से अपना खुद का काम करना चाह रहे हैं गारमेंट रिलेटेड, वहाँ पर काफ़ी से जुड़े हुए काम भी होते हैं। ये आप अपना थोड़ा सा बता पाएंगे? आपने इस तरह से कहा आप सेल्स की लाइन में रहे पिछले 10 साल से, तो क्या एग्जैक्टली आपका पूरा प्लान है? पूरा प्लान तो सर यही है, मैंने काम करना है बुटीक का। तो ये जो आप प्लान कर रहे हैं ये आप कहाँ से करेंगे ऑपरेट? मतलब ये जो शॉप लेने की बात आपकी होगी, रेंट पे लेंगे क्या? मतलब क्या पूरा योजना है आपकी? ये रेंट पे लेंगे सर। अच्छा, और अभी जिस तरह से आप इसके तहत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपने पहले कभी किसी प्रकार से कोई लोन लिया है? नहीं, पहले सर कोई लोन नहीं है। ओके, बलवंत साहब, अभी हम इनसे ब्रीफ में जो समझ पाए, क्योंकि समय सीमित है, लेकिन फिर भी आप इनको कैसे राह दिखा सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स रहती हैं, प्रोवाइडेड जो शर्तें हैं वो उनको पूरा करें। आप इनको कैसे बताएंगे उनको एक जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कैसे उसको अवेल कर सकते हैं? ये देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत जो बिजनेस करना है या जो सर्विस करने वालों को 5 लाख के ऊपर का, 5 लाख के आसपास का लोन हो तो वो उस स्कीम के तहत मिल जाता है, जिसमें आप जो बैंक है वो 90% फाइनेंस करेगी और 10% का कंट्रीब्यूशन आपको खुद को करना पड़ेगा। और अगर ये आप जो दुकान है वो अगर रूरल एरिया में लगाना चाहते हो, जो लोन है उसका 25% का सब्सिडी, और अगर अर्बन एरिया में है तो 15% का सब्सिडी मिलेगा। इसके लिए आपको जो खादी ग्रामोद्योग निगम है
और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कोई भी PSU बैंक है, आप वहाँ जाके इस जो ये कार्यक्रम है इसकी पूरी डिटेल ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपका अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक या जो आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसके क्राइटेरिया में बैठ रहा है तो आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। राइट। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आप हमें ये भी बता पाएंगे कोई आपके पास अपना कोई ऐसे एसेट हो, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी लिया जा सकता है, कुछ आपके अपने नाम पर कुछ कोई प्रॉपर्टी या कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हो? नहीं सर। ओके, तो फिर तो यही राह है जो आपको दिखाई गई है, उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आप जिस तरह से अपना काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ये जिस तरह से आगे बढ़े आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। तो इस तरह से ये आज हमने लोन के बाजार पर बातचीत की है और तमाम प्रश्नों को शामिल किया है। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। बलवंत साहब, शुक्रिया आपका शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आज का कार्यक्रम था और जिस तरह से हमने अलग अलग जो प्रश्न आए हमने उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगले सप्ताह आज ही के दिन हम जब फिर से हाजिर होंगे तो लोन के बाजार पर बातचीत होगी। फिलहाल कल जब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे तो कल होगी बातचीत इंश्योरेंस के मार्केट पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।